फ्रांस के जो राजा थे नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय, इसको चिंता होने लगा कहीं ऐसा ना हो कि सारे जनता वहां काउंट टाउन से प्रभावित हो जाए और हमें ही गद्दी छोड़कर भागना पड़े। संधि मतलब संधि का अर्थ होता है समझौता। अगर जैसे ही आपको मिलेगा उसके बीच संधि हुआ, फलना और तिलना के बीच संधि हुआ, मतलब फलना और तिलना के बीच का बीच बचाव किया गया दोनों की खुशियों के लिए, दोनों की तरफ कुछ निर्णय लिए गए जिससे दोनों ही तरफ खुश रह सकते। समझौता किया गया, बातचीत किया गया, संधि था। हम तो साइकिल का हर एक पॉइंट याद है कहाँ पे क्या हुआ, कौन सा संधि। जो बाइक चलाते हो तो बाइक का कारण होने पता है कहाँ से क्या होता नहीं होता। अब हम ही तो बाइक चलाने दे देगा, अब हम ही तो बाइक चलाने दे देगा तो क्या बताएंगे, हम तो मारेंगे चला जाएगा गियर, मारेंगे चला तो उसको जाएगा ब्रेक, अभी ब्रेक हाथ में बोलता है ब्रेक, भैया ख्याल देगा भाई अगला कौन है पिछला कौन है इसी में याद आता है, दोनों को मार देता है। हम बाइक बहुत कम चलाते बात चलाते। इनकी भावनाओं से प्रेरित हुआ कैसे कोई व्यक्ति अपना जीता हुआ क्षेत्र किसी दूसरे को बिना संधि बिना समझौता किए हुए दे सकता है। इनकी इसी विचारधारा से लाला लाजपत राय बहुत प्रभावित हुआ और इनके बारे में एक जीवनी ही लिख दिया। और अंततः हम पिछली कक्षा में पढ़े थे क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? क्रीमिया युद्ध 1853 से 54 के बीच। किन दो देशों के बीच लड़ा गया? फ्रांस और ऑस्ट्रिया। क्रीमिया युद्ध में पिडमाउंट, सार्डिनिया और पिडमाउंट के बीच कोई तालमेल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद काउंट काबूर ने गुप्त संधि के बदौलत अपनी सेना फ्रांस की तरफ से सेना उतारा। जैसे ही फ्रांस का एक अलग सेना, ऊपर से पिडमाउंट, सार्डिनिया और पिडमाउंट का जो सैनिक था, दोनों सैनिक मिलकर जो युद्ध लड़े, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया की बुरी तरह पराजित हुई थी उस समय। युद्ध के बाद हार का सामना किया। हाँ? विजय प्राप्त किया, इस युद्ध को जीता, इस युद्ध में विजय प्राप्त किया, फतेह हासिल किया। जब ऑस्ट्रिया की बुरी तरह पराजित हो गई तो पेरिस में एक संधि हुई और इस संधि में फ्रांस ने भी अपना दिलेरी दिखाते हुए किसी मतलब पिडमाउंट का इस युद्ध से कोई तालमेल नहीं होने के बावजूद उन्होंने पिडमाउंट के शासक प्रधानमंत्री को उस पेरिस में बुलाया और बोलने की आज़ादी दी। काउंट काबूर को जैसे ही बोलने की आज़ादी मिली तो काउंट काबूर ने इस संधि में पूर्ण रूप से ऑस्ट्रिया पर ही अपना तंज कसा, अपना गुस्सा दिखाया कि ऑस्ट्रिया ही सिर्फ इटली का ही नहीं, सिर्फ फ्रांस का ही नहीं, पूरे यूरोप का सबसे खतरा है। ऑस्ट्रिया गैर कानूनी रूप से बिना मतलब का गणतांत्रिक विचारधारा लागू नहीं करता और उसे दबा दिया जाता है उस आंदोलन को। अभी ही जैसे चल रहा है जंतर मंतर में कहाँ क्या चल रहा है सरकार को कोई मतलब नहीं, पता तो होगा ही, लेकिन इससे कोई उसको मतलब नहीं है। हाँ? इधर नहीं आवे छे ओ इधर से कल आबि जाइ छै, मुँह लगा दै छै, का तोला इन्ने की भेलै से
अच्छा टा लखा दे नु ये ने लखे नहीं दिए, हम ही तोरा रखे मोबाइल के चक्कर में। नहीं नहीं हमरा देखे के मोबाइल में नहीं देखे के अभी। तो इस समझौता में, इस संधि में काउंट काबूर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया बिना मतलब बेवजह आंदोलन को दबाने का प्रयास करता है। बार बार वही घिसा पिटा राजतंत्र लागू होता है। कुछ समय के बाद वही राजतंत्र तानाशाही का रूप ले लेता है और फिर से उसी तरह हम लोग आंदोलन करते हैं, फिर नया राजा बनता है, फिर 2 साल बाद वही हो जाता है। हम लोग इस बार गणतांत्रिक शासन लागू करेंगे, लोकतांत्रिक शासन लागू करने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया बेचारा भी कुछ नहीं कर सकता था, बेचारा हारा हुआ था। अब जो हारा हुआ है वो क्या ही कर लेगा। अगले ही साल, सॉरी अगला नहीं, 1859 60 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमाउंट, सार्डिनिया पिडमाउंट तथा ऑस्ट्रिया के बीच एक विशाल युद्ध छिड़ गया। 1859-60 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच युद्ध छिड़ गया। और इस युद्ध में इस बार पिडमाउंट नहीं बल्कि फ्रांस ने अपनी सेना पिडमाउंट के तरफ से उतारी। क्रीमिया युद्ध में क्या हुआ था? पिडमाउंट ने अपनी सेना फ्रांस की ओर से उतारा, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया की पराजित हुई। इस बार फ्रांस ने अपना दोस्ती निभाते हुए पिडमाउंट की तरफ से अपनी सेना उतारी। दोनों की, पिडमाउंट और फ्रांस के बीच दोनों की सेना ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया का सामना किया। इस बार भी वही रिजल्ट आया। ऑस्ट्रेलिया की इस बार पहले की अवस्था में अधिक क्षति पहुंचा। इस बार इनका कोई भी साथी संगति नहीं हुआ था। 1815 या 1814 ही ना नहीं, वाटरलू युद्ध 1815 और 1813 का जो युद्ध हुआ था लिपजिंग युद्ध में, उस समय हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन कौन सा देश था। लिपजिंग युद्ध में परसा, फ्रांस, स्वीडन, ब्रिटेन और एक था रूस। इन पांचों ने मिलकर 1813 ईस्वी में युद्ध लड़ा। आगे चलकर 1815 में वाटरलू युद्ध में स्वीडन भाग नहीं लिया था, फिर भी इन चारों की दोस्ती बरकरार थी। लेकिन 1859-60 ईस्वी में अकेला और वहीं सार्डिनिया पिडमाउंट के साथ फ्रांस ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए, अपनी ओर से दिलेरी दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध लड़ा। साथ ही इस समय ऑस्ट्रेलिया में जर्मनी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां थी। यह भी राष्ट्रवादी भावनाओं की तरफ उग्रसर हो गए। उग्रसर मतलब हो गया काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए कि हमें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार मिलना चाहिए। जब इस युद्ध के बाद संधि हुआ, विला फरेंका संधि हुआ। इस संधि में ई बेचारा भी, फ्रांस भी काफ़ी ज़्यादा खुशी तो था लेकिन दुखी भी था। यह भी अपना बोल दिया था कि भाई तुम देखो, अगर तुम मुझे अपना 2 क्षेत्र दोगे, हम भी तुम्हें वादा करते हैं कि इटली का उत्तर और दक्षिण का जो क्षेत्र है वह तुम अपने पिडमाउंट में
मिला सकते हो। और वहाँ की जनता काउंट काबूर को पसंद करने लगे। काउंट काबूर को पसंद करने लगे। कहाँ की जनता? उत्तर और दक्षिण इटली क्षेत्र। और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में। ऐसा नहीं था कि कोई एक आध दुगा पसंद किया, काफी ज्यादा मात्रा में काउंट काबूर का समर्थन किया। फ्रांस के जो राजा थे नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय, इसको चिंता होने लगा कहीं ऐसा ना हो कि सारे जनता वहां काउंट काबूर से प्रभावित हो जाए और हमें ही गद्दी छोड़कर भागना पड़ जाए। ऐसा भी होता है ना, अभी अपने सब का है, एग्जाम होता है तो अगर नहीं पढ़ता लिखता है कोई विद्यार्थी, अगर दोस्त अपना नहीं पढ़ता है उसको सजेस्ट करते हैं कि भाई पढ़ो, हमें भी समय मिलता है ना, तुम्हें भी मिलेगा। अगर वहीं पे वो पढ़ते पढ़ते क्लास में अच्छा खासा रैंक लाना शुरू कर दे तो वह दोस्त उसको सजेस्ट नहीं करता, कहे कि उसको भी टेंशन है, अबे ये तो पढ़ता लिखता नहीं था, इसको तुम थोड़ा बहुत सजेस्ट क्या करते, अब तो मेरा ही स्थान खाली करवा रहा है, जहाँ होम आते थे वहाँ पर ये आ जाएगा, मुझे कौन पहचानेगा। उसी प्रकार से नेपोलियन तृतीय ने जैसे ही लोम्बार्डी पर कब्जा हुआ चुप रहा, वेनेशिया पर भी कब्जा हो गया। वेनेशिया को जीतने के बाद नेपोलियन तृतीय ने अपनी सेना वापस बुला ली। जब संधि हुई, विला फ्रैंका की संधि, इस संधि में नेपोलियन तृतीय ने कहा कि आप लोम्बार्डी पर कब्जा कर सकते हैं, अपना शासन व्यवस्था लागू कर सकते हैं, लेकिन वेनेशिया जो है वह ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व में रहेगा। यह क्षेत्र आप नहीं अपने क्षेत्रों में मिला सकते हैं। काउंट काबूर का सीधा कहना था, सीधा उसका मकसद था, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मुझे, इस बार नहीं छोड़ेंगे, जब तक एकीकरण नहीं कर देंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, इस बार एकीकरण करके ही मानेंगे। इन्होंने फिर से लालची, नेपोलियन तीर लालची आदमी को फिर से लालच दिया कि दोस्त तुम सेवाई ले लो, सेवाई क्षेत्र नीस और सेवाई दिया था ना, उसमें जो बच गया बोला दोस्त तुम सेवाई पूरा ही ले लो, लेकिन उसके बदले तुम इसमें मत कुछ बोलना। ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया पिडमॉन्ट के बीच जो भी यहाँ से युद्ध होगा तुम आराम से देखना, हम संभाल लेंगे, तुम इसमें मत कुछ बोलना। और साथ ही उत्तरी और दक्षिणी इटली के जो बाकी राज्य सब हैं इसको हम अपने क्षेत्रों में मिलाना चाहते हैं, इन सब का विरोध नहीं करना। अब बेचारा को लालच दे दिया था, ये क्षेत्र हम फिर से दे देंगे, इसको ये सब सुझा ही नहीं, क्या मांग रहा है नहीं मांग रहा। यह बोला ठीक है दे देंगे, लेकिन पहले हम जनमत संग्रह कराएंगे। अब वो बुद्धू को कौन बताए भाई, तुम जो परेशान हुआ था, इसी के चक्कर में परेशान हुआ था कि काउंट काबूर के समर्थन में अधिक मात्रा में लोग आ रहे हैं, काउंट काबूर का समर्थन कर रहे हैं कि हमें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार मिलना चाहिए, एकीकरण बिल्कुल होना चाहिए। तुम इसी के चक्कर में ना अपना सेना वापस बुलाया था, वेनेशिया पर जीत के बाद अपना सेना बुलाया, तुम इसी के चक्कर में ना बुलाया था कि काउंट काबूर को ही लोग पसंद करने लगा। अब मान लीजिए अभी हम लोग अपना सभी कोई भी टॉपिक्स याद किए, लगभग याद है, अब मास्टर बोलेगा कि हम इस टॉपिक से एग्जाम लेंगे, जो पास करेगा उसको दे देंगे। अब बताइए हम वही टॉपिक के याद किए, आप वही एग्जाम लीजिएगा तो कौन पास करेगा? हम ही लोग ना पास करेंगे। अभी तो हम उस टॉपिक को याद ही किए, उस टॉपिक्स को हम पढ़े ही, आप उसी टॉपिक्स का एग्जाम लीजिएगा तो आप कभी भी यह साबित कर पाइएगा कि हम गलत थे। जब ये लोग काउंट काबूर को पसंद ही कर रहा था तब ना आप अपनी सेना को वापस बुलाए थे,
और आप इन्हीं लोग को बोल रहे हैं वहां पे जनमत संग्रह होगा। जिसका ज्यादा वोट मिलेगा उसका सरकार बनेगा। नेपोलियन सॉरी काउंट काबूर वाला, ठीक है हाँ, ये बात तो बिल्कुल होना चाहिए, हमें भी लगता है होना चाहिए, ताकि जनता अपनी खुशी से रह पाए। आखिर हमें भी देखने को मिले किसकी सरकार में ज़्यादा वो खुश हैं। लेकिन उनको भी पता था कि यहाँ की जनता मेरी विचारों से, मेरे विचारों से, मेरी भावनाओं से प्रेरित हुआ है। ऐसा लगता है मुझे कि यहाँ की जनता मुझे ही चुनेंगे, और ऐसा ही हुआ। यहाँ की जनता ने नेपोलियन सॉरी काउंट काबूर को ही चुना। मिटवे वाला करने लोड़े, मिटवे वाला करने को 1860-61 ईस्वी में उत्तर और दक्षिण इटली के अनेकों क्षेत्र सिवाय रोम छोड़कर, रोम क्षेत्र को छोड़कर बाकी के अधिकांश क्षेत्र पिडमाउंट में मिल गए। अधिकांश क्षेत्र पिडमाउंट में मिल गए। ऑस्ट्रिया चुपचाप देखे जा रहा था, क्योंकि इनको भी पता था अगर ज्यादा हम बकबक करेंगे, एक तो इधर से हम जा ही रहे हैं, ऑस्ट्रिया में जो जर्मनी है, जर्मनी से भी हाथ धो बैठेंगे। और काउंट काबूर को ब्रिटेन का भी समर्थन था। पहले ऑस्ट्रिया मेटरनिक जब हुआ करता था, तो मेटरनिक का शासन कब खत्म हुआ? 1848 में। अभी क्या चल रहा है? 1860। तो पहले ऑस्ट्रिया के साथ कई बड़ी शक्तियां, महाशक्तियां साथ होने की वजह से कहीं पर भी अपना दावा बोल देते थे, अपना चढ़ाई कर दे, अपना आक्रमण कर दे, अपनी विचारधारा लागू कर देते थे। लेकिन इस बार उल्टा पड़ गया था। ब्रिटेन भी काउंट काबूर के समर्थन में थे कि चलो भाई तुम्हारा सही है डिसीजन, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश भाई साहब काउंट काबूर का मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गया। काउंट काबूर का मृत्यु, इन्होंने अपने जीते जी काल में इटली का एकीकरण नहीं कर पाया। लेकिन विक्टर इमैनुअल अभी भी डटा हुआ था कि करके ही मानेंगे भाई साहब, मेरा प्रधानमंत्री गया है ना। काउंट काबूर विक्टर इमैनुअल के प्रधानमंत्री ही था ना, ऐसा तो नहीं था कि प्रधानमंत्री दूसरा नहीं आ सकता है। ऐसा भी तो नहीं था कि काउंट काबूर ही सबसे बड़ा था, सबसे तो शक्तिशाली राजा ही थे। राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल। यह क्या था? सिर्फ प्रधानमंत्री, दूसरा नियुक्त कर लेंगे, लेकिन एकीकरण तो करके ही रहेंगे। इसके बाद आते हैं गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी का चर्चा आप करते हैं। बहुत दिक्कत हो, ऑस्ट्रेलिया और पिडमाउंट के बीच युद्ध बल्ले कोनो तरह की दिक्कत हो तोहर नाम की इच्छा? हाँ, ये पपलेश, ये हमारे एगो दोस्त छी पपलेश, और पप्पी कहते रहे छी। समझ लो तू। भारत क्रीमिया युद्ध कब भले? क्रीमिया युद्ध, हाँ, 1853 से 54 ईस्वी में।
ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट के बीच कब युद्ध भले? ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट के बीच कब युद्ध हुआ? 1861 नहीं, 1859 से 60 के बीच। विकास, ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट के बीच युद्ध के बाद कौन सा संधि किया गया? उस संधि का क्या नाम था? उस संधि में तो नेपोलियन तृतीय ने अपनी योजनाएं सुनाई कि भाई तुम यहाँ तक ही सीमित रहोगे, इससे आगे नहीं जाओगे। लेकिन जो संधि हुआ था, उस संधि का क्या नाम था? पेरिस संधि में तो क्रीमिया युद्ध में हुआ था ना, क्रीमिया में पेरिस में संधि हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट के बीच जो संधि हुआ, उस संधि का क्या नाम था? पिंकेश बता रहे, आदित्य बता रहे इस संधि का नाम? विला फरेंका। विला फरेंका संधि। संधि मतलब, संधि का अर्थ होता है समझौता। अगर जैसे ही आपको मिलेगा उसके बीच संधि हुआ, फलना और चिलना के बीच संधि हुआ, मतलब फलना और चिलना के बीच बचाव किया गया, दोनों की खुशियों के लिए दोनों के तरफ कुछ निर्णय लिए गए जिससे दोनों ही तरफ खुश रह सके। समझौता किया गया, बातचीत किया गया, संधि का अर्थ। पिंकेश, जब फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के वेनेसिया पर जीत हासिल करने के बाद, एकदम पूरा क्वेश्चन में बता दिलियो यार, सॉरी आंसर भी बता दिलियो। नहीं हटा। काउंट कावर की मृत्यु कब हुई? 1862। ध्यान देते रहियो। अब पढ़ते हैं गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी यानी ठीक है ना, विला फरेंका संधि। विला फ्रैंकफर्ट संधि पढ़े छी, फ्रैंक रखे छै, फ्रांस मतलब फ्रैंक, विला हाँ, कोनो महले में नहीं थे, फ्रांस कोनो महल में करलके, विला फ्रैंक। गेरिबाल्डी का पूरा नाम जोसेफ मारिया गेरिबाल्डी। लिखा जाता है जोसेफ मारिया गेरिबाल्डी। इनका जो जन्म हुआ था वह 1807 ईस्वी में हुआ था। 1807 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इटली के ट्यूरिन सीधा हटाओ, इटली के नीस शहर में, नीस क्षेत्र में हुआ, नीस राज्य में हुआ। इनका जन्म स्थान नीस में हुआ। वर्तमान में यह नीस फ्रांस में पड़ता है। वर्तमान में यह नीस फ्रांस में पड़ता है। हम जानते हैं कि
काउंट काबूर जो थे उन्होंने अपना 2 क्षेत्र फ्रांस को दिया था, सेवाय और नीस। लेकिन ये बेचारा जो दिया था ये 1848 के बाद ही ने दिया था। उस समय तो यह थे इटली में, इसीलिए कभी काल जन्म स्थान इटली भी हो जाता है, लेकिन वर्तमान में फ्रांस में स्थित है। अगर वर्तमान में हो तो फ्रांस में, वरना नीस ऑप्शन रहेगा। या फिर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया नीस फ्रांस में, नीस इटली में, नीस वर्तमान फ्रांस में, तो आप वर्तमान फ्रांस को मारिएगा। अगर ये वर्तमान फ्रांस नहीं रहे तो इटली पढ़ सकते। 1807 में जन्म हुआ था ना, उस समय तो यह इटली में ही था। हाँ हाँ, गुप्त संधि जब 1853 में युद्ध हुआ था, इससे तो 1 साल 2 साल पहले ही ना हुआ होगा। 1852 में हुआ होगा गुप्त संधि, 52 या 53 के बीच में हुआ होगा। 1852 में प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था ना काउंट काबूर, तो काउंट काबूर ही ना 2 क्षेत्र दिए थे फ्रांस को दिए थे मित्रता के तौर पे, लालच दिए ताकि दोस्ती हो और ऑस्ट्रिया के साथ हम भी उस युद्ध में लड़ सके, भाग ले सके, तभी ना दिया था। 1852 और 53 के बीच में हुआ दिया गया था। और इनका जो जन्म था नाविक परिवार में हुआ था। नाव देसी भाषा में लौ, नाविक परिवार में हुआ था, जिसके कारण गेरिबाल्डी को नाव चलाने में, समुद्र का अथाह ज्ञान था, बहुत सारा ज्ञान था समुद्र के बारे में। अब जो नाव चलाएगा उसको तो नदी के बारे में पूरा मंजर तक पता होता है, एक एक पॉइंट पता होता है, कहाँ पे चाही है, कहाँ पे कम पानी है, कहाँ पे ज़्यादा पानी है, कहाँ पे चाही उगा हुआ है, कहाँ पे चाही डूबा हुआ है, लेकिन वह थोड़ा सा ही पानी है उस पर, हर एक पता होता है, हर एक क्षेत्र। अभी अपना सभी हम तो साइकिल चलाते हैं, साइकिल का हर एक पॉइंट याद रखते हैं, कहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ पे कौन सा कमी है। जो बाइक चलाते हैं उसको बाइक का सारा नॉलेज होता है, कहाँ से क्या होता है नहीं होता। अब हम ही को जो बाइक चलाने दे देगा, हम तो बाइक चलेबे नहीं किए कभी, अब हम ही को बाइक चलाने दे देगा तो हम क्या बताएंगे। हम तो मारेंगे एक्सीलेटर, चला जाएगा गियर, मारेंगे क्लच, छूट जाएगा, वो क्या बोलते हैं, ब्रेक। अभी एक हाथ में बोलता है ब्रेक रहता है, एक पैर में ब्रेक रहता है। भाई अगला कौन है पिछला कौन है, इसी में कन्फ्यूज आ जाते हैं, दोनों को मार देते हैं। हम बाइक नहीं चलाए हैं, बहुत कम चलाए, 1-2 बार। तो अब इसको नाविक परिवार में हुआ तो इसको नाव का तो पूरा ज्ञान होगा, लेकिन ये बेचारा पढ़ाई लिखाई करके सैनिक भी बन गया, पढ़ाई लिखाई करके सैनिक भी बन गया। लेकिन इसका भी वही विचारधारा था कि सभी लोगों को आज़ादी मिलना चाहिए, बोलने की, रहने की, खाने की, पीने की, धार्मिक जीवन जीने की, जो भी हो, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, राजतंत्र को समाप्त करना चाहिए, गणतांत्रिक विचारधारा लाना चाहिए, लोकतांत्रिक शासन लागू करना चाहिए, जिससे सभी लोग अपना सुख दुख बांट सकेंगे, भाईचारा बनाए रखेंगे। और इन्होंने 1833 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था में, सदस्यता बन गए, उसको ज्वाइन कर लिए। इसका क्या उद्देश्य था यंग इटली का? हाँ, छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित करके विदेशी शासन को यहाँ से जड़ से ही समाप्त कर देंगे और यहाँ पे गणतांत्रिक शासन लागू करेंगे, लोकतांत्रिक शासन लागू करेंगे। गेरिबाल्डी भी क्या था? यह भी राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के प्रति प्रेम करते थे, सभी को हंसते खेलते हुए देखना चाहते थे, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
सभी का हक अधिकार मिलना चाहिए। हक अधिकार कब मिलेगा? जब देश में लोकतांत्रिक शासन लागू होगा। सभी को हर एक प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाएगी समानता रूप से। यह नहीं कि अमीरों को अमीर तरह, गरीबों की गरीब तरह, नहीं, अमीर और गरीब दोनों इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब बराबर सिर्फ एक ही शासन था, वो था लोकतांत्रिक शासन। 1833 ईस्वी में यंग इटली में सदस्यता ज्वाइन किया। आगे चलकर इन्होंने जो वहां के जनता थे उसको प्रेरित करके अपना एक सेना का गठन किया। प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की मदद से, कर्मचारी की मदद से, वहां की जनता की मदद से इन्होंने अपनी एक सेना बनाई, जिस सेना का नाम पड़ा लाल कुर्ती। हाँ? पैसा नहीं, पैसे। जन्म क्या था इसका? नाविक। आगे क्या बना? सैनिक। इनका यही पैसे हो गया। पैसे। लाल कुर्ती को ही रेड शर्ट्स भी बोल देगा। रेड शर्ट्स, शर्ट वाला। रेड शर्ट्स क्यों बोला गया? अब यह भी तो सवाल होना चाहिए ना कि जो गठन किया इसको रेड शर्ट्स ही बोले, लाल कुर्ती ही बोले, क्यों बोला गया? क्योंकि ये इनके जो सेना में जो भर्ती हुआ, अगर मान लीजिए अपना ही गुट बनाते हैं, उसका कुछ नियम दायरा कानून बनाते हैं। क्रिकेट ही खेलते हैं तो एक टीम का एक जर्सी होता है, हर एक टीम का अलग अलग जर्सी होता है। गांव में ही क्रिकेट खेलते हैं तो वो तो अलग ही चल रहा है, उनका तो अलग फ्रॉड चलता है। कोई शर्ट पहन कर पहुंच गया, कोई जीन्स पहन के पहुंच गया, कोई उधर से आया ट्रैक्टर पर आया और खेत जोत कर चालू कर दिया बैट चलाना। उनका छोड़ के उनका थोड़ा सा अपना देसी अंदाज होता है। लेकिन क्रिकेट के नियम में क्या होता है? जहाँ अच्छे से खेला जाता हो, जहाँ पे सारी नियम और कानून लागू होता हो। गांव में भी बहुत जगह होता है कि भाई देखो यह नियम है, यह कानून है, आपको इस नियम और कानून का पालन करना होगा। जूता मोजा पहन कर आना होगा। शर्ट्स, एक टी शर्ट जो होगा वो सभी का एक होना, इक्वल होना चाहिए। लूजर सभी का इक्वल होना चाहिए। बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा नहीं होता है। जीन्स आया, जीन्स में लपेटो ना यार, हो हमारे भैया रह गया उधर, भैया आएगा वही खेलेगा, तब तक तुम उतरो तब तक। और उधर से भैया आया तुरंत उतर गया, तो वो छोड़कर इंडिया का ही जर्सी नीला होता है, इंग्लैंड का रेड होता है। उसी तरह गेरिबाल्डी जो सेना बनाए थे उसका लाल कपड़ा था, लाल कपड़ा पहना करते थे, जिसके चलते इसको लाल कुर्ती बुलाने लगा। और यही लाल कुर्ती वाले भाई साहब सिसिली और नेपल्स के साथ युद्ध छेड़ दिया। सिसिली और नेपल्स जो थे, सिसिली और नेपल्स में कौन सा राजवंश था? सिसिली और नेपल्स में बुर्बो वंश का शासन था। बुर्बो वंश। इस बुर्बो वंश के खिलाफ गेरिबाल्डी ने अपनी सेना उतार दी। गठन नहीं पूछता, कोनो एगो डाटा नहीं छै। बुर्बो कथी और अलग अलग अले, ऐसा जरूरी नहीं है। 48 के बाद अलग राजा अले, ओकर बाद अलग राजा अले। सिसिली और नेपल्स बोरो वंश के जो राजा थे फ्रांसीसी द्वितीय। बुर्बो वंश की स्थापना 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन के द्वारा इसको दिया गया था, मेटरनिक के द्वारा दिया गया था। इसी बुर्बो वंश के खिलाफ जब मेटरनिक ही दिया है तो जाहिर सी बात है वह तो लोकतांत्रिक विचारधारा के घोर प्रतिक्रियावादी थे, वो तो राजतंत्र के समर्थक थे। तो यह भी वही था
यह राजतंत्र वाले थे, निरंकुश थे, प्रतिक्रियावादी थे। जब यहाँ की जनता को पता चला, अब किसी पर हम लड़ाई करें, किसी से हम लड़ाई करेंगे तो आसपास के लोगों को तो पता चलना ही चलना है। आप गुप्त तरीके से लड़ाई कर लेंगे तो फिर किसी को नहीं पता चलेगा। दिखावटी लड़ाई, दिनों दिन लड़ाई, तभी ना आपस में पता चलेगा। लाठी डंडा गोलीबारी हर चीज का लड़ाई, तभी ना पता चलेगा। जब यहाँ की जनता को पता चला कि गेरिबाल्डी लोकतांत्रिक विचारधारा के हैं, गणतांत्रिक का स्थापना करना चाहते हैं, तो सिसिली और नेपल्स की जनता ने गेरिबाल्डी का ही समर्थन कर दिया, गेरिबाल्डी का ही समर्थन कर दिया। और इन्होंने बुर्बो वंश को समाप्त कर दिया। समाप्त करने के तुरंत बाद 1862 ईस्वी में रोम पर धावा बोल दिया, रोम पर आक्रमण कर दिया। 1860 और 61 के बीच जो हुआ था, सिर्फ रोम छोड़कर बाकी के इटली, उत्तर और मध्य इटली के बाकी के राज्य पिडमाउंट में मिल गए थे, लेकिन रोम नहीं मिल पाए थे। 1862 में गेरिबाल्डी ने यहां पर भी आक्रमण कर दिया। आक्रमण जब किए, 1862 ईस्वी में काउंट काबूर से भेंट हो गया। जैसे ही काउंट काबूर से भेंट हुआ, गेरिबाल्डी ने अपनी सेना वहां से हटा ली। भेंट मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे काउंट काबूर खड़ा था लाठी लिए हुए। जब ये अपना सेना भेजा यहाँ पे, तो काउंट काबूर ने भी पिडमाउंट का सेना वहां पे तैनात कर दिया। आओ देखते हैं किसका दम है, आओ देखते हैं कैसे तुम रोम को जीत लेता है। गेरिबाल्डी पीछे हट गया, बोला ठीक है भाई, हम यहाँ पे कोई धावा नहीं बोलेंगे, बल्कि हम तो आप ही से प्रभावित हुए हैं, आप ही सबसे प्रभावित होकर यह सब हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपनी क्षेत्र सिसिली और नेपल्स, अब यहाँ पे विजय किया, बोरो वंश का खात्मा किया। जीता हुआ क्षेत्र विक्टर इमैनुअल को बिना किसी संधि के, बिना किसी समझौते के दे दिया। अब बताइए, यहाँ पर जीता, ये बेचारा यहाँ पे लड़ाई करने आया है, इधर से काउंट काबूर वहां पे खड़ा कर दिया। आओ देखते हैं किसका दम है, लड़ लेता है। ये डरा नहीं, ऐसा नहीं है कि डर गया और पीछे हट गया। बोला भाई साहब, हम तो आप ही से प्रभावित हुए हैं, आप ही की विचारधारा के हम समर्थक हैं। आप भी गणतांत्रिक विचारधारा, हम भी गणतांत्रिक विचारधारा। आप भी राष्ट्रवादी नेता, हम भी राष्ट्रवादी नेता। आप शासक हैं और हम सैनिक हैं, नाविक हैं, सामान्य परिवार में हैं, वो अलग बात है, लेकिन विचारधारा तो अपना सबका एक ही है। ऐसा थोड़ी है कि राजा और प्रजा में राष्ट्रवादी किसी के विचार के प्रति भेदभाव होता है। अपना दोनों का विचार एक साथ मिल रहा है, क्या तुम्हारा क्या हमारा, विचारधारा एक है, सब बराबर। इन्होंने अपने जीती हुई क्षेत्र को भी विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और यह अपना पुराने जीवन सामान्य लोगों की तरह ही यापन करने लगे, जिसके परिणाम में अपने देश के ही नेता, महान नेता लाला लाजपत राय ने इनका जीवनी लिखा। इनकी भावनाओं से प्रेरित हुआ कि कैसे कोई व्यक्ति अपना जीता हुआ क्षेत्र किसी दूसरे को बिना संधि, बिना समझौता किए हुए दे सकता है। इनकी इसी विचारधारा से लाला लाजपत राय बहुत प्रभावित हुआ और इनके बारे में एक जीवनी ही लिख दिया। और अंततः गेरिबाल्डी का मृत्यु 1882 इनका निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गया। और इनका मानना था कि हम सामान्य परिवार से आते हैं, हमें सामान्य लोगों की तरह ही दफनाया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन यहाँ के जितने भी जनता और सरकार थे, इनकी यादों में, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं इनसे प्रभावित हो,
कि गैरिबाल्डी भी ऐसा व्यक्ति था, इस तरह का कार्य किया, उन्होंने अपना जीवन तक त्याग दिया, अपना पूरा सर्वस्व लुटा दिया देश के प्रति। इनकी यादों में राष्ट्रीय शोक आयोजित कर दिया। इनका जो मृत्यु हुआ था वो 74 वर्ष की अवस्था में हुआ था। जन्म कब हुआ? 1807। मृत्यु कब हुआ? 1882। 82 7 कितना हो गया? 82 7, 7 में से 5 गया, 12 में से 7 5 7 75। 74 से 75 वर्ष की अवस्था में इनका जनवरी में ही मृत्यु हो जाएगा। जनवरी में, जन्म इसका शायद जुलाई में हुआ था, जुलाई में जन्म हुआ था और जनवरी में मृत्यु 74 से 75 ईस्वी में। हाँ, अगर लगभग रहे तो 75, वरना 74, अगर 74 ना रहे तो 75। अगर मान लीजिए कहीं पे हो गया, कहीं कोई क्वेश्चन वहां पे दे दिया 74, 73, 72, 70, तो 74। अगर मान लीजिए 74 है, लगभग 75 है, 76, 77 दिया तो लगभग 75, लगभग 75। अब देख लीजिए यहाँ पे इसका जन्म जो हुआ था जुलाई में हुआ था, मृत्यु इसका जनवरी 1882 में ही हो गया। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी 6 महीना बाकी है ना, कर सकते हैं, सीधा मान के रखिएगा 74 वर्ष। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीना बाकी है, तो 74 वर्ष लीजिए। अगर 74 ना रहे तो 75 भी दे सकते हैं। इनका 1882 ईस्वी में मृत्यु हो गया। इनका इच्छा था कि हमारा जो मृत्यु हो अंतिम संस्कार साधारण लोगों की तरह ही हो, लेकिन इनका यह भी पूरा नहीं हुआ। इनको जो दफनाया गया था कैप्रेरा द्वीप, इटली में ही है, कैप्रेरा द्वीप पर दफनाया गया। ऐसा नहीं था कि कैप्रेरा द्वीप पर दफनाया उसको अकेले में, नहीं, उनकी पत्नी भी वहीं दफनाई गई थी। उनकी पत्नी के समक्ष दफनाया गया, पास में दफनाया गया। पहले तब ना उसको दफनाएगा, फिर इसको दफनाएगा। जैसे यह फिर यहाँ पर कोनो दिक्कत? प्लीज तोरा कोनो दिक्कत? हम पूछबा क्या फिर? अठारह सौ 70 और 71 के दौरान बिना कुछ किए हुए ही परसा और रूस आपस में दोनों लड़ गए। परसा और रूस आपस में यह दोनों लड़ गए। हाँ, 1870 और 71 के बीच जब देखा है विक्टर इमैनुअल कि ये दोनों आपस में ही लड़ रहा है, हमें तो किसी भी प्रकार की क्षति भी नहीं पहुंचेगी, हम आसानी से रोम को अपनी क्षेत्र में मिला सकते हैं। और रूस का भी दिक्कत सिर्फ इतना था कि अगर परसा से युद्ध लड़ते तो उसे पोप को सही से सुरक्षा नहीं दे पाते। रोम का शासक कौन था? रोम का शासक पोप था। के पोप शासक। हाँ, रूस का भी था दिक्कत कि अगर हमको परसा से जीतना है तो पोप से हाथ धोना पड़ेगा, रोम से हाथ धोना पड़ेगा। इसी मौका का फायदा उठाकर विक्टर इमैनुअल ने रोम को अपने क्षेत्र पीडमाउंट में मिलाया ही नहीं, बल्कि इसे राजधानी तक घोषित कर दिया, राजधानी तक बना लिया।
ये भी ढीठ आदमी था। ठीक है, तुम कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन हम मानवे नहीं करेंगे तू शासन क्या है, हम तुम्हारा कोई बात मानवे नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई भी। सिसिली और नेपल्स कौन पकड़ा दल के, कौन राजा के दल के? रोम ककरा दल के? रोम है तो रोम, रोम दल के रे। रुक जाओ, उनके किताब से मेरा पास है, देख, रोम और उनके आसपास के क्षेत्र पोप को सौंप दिया गया। यहाँ देख, जरा जरा डाउट हो जाए जो है तो नहीं आए जो यहाँ पर। हाँ, पोप नहीं जे फ्रांस में, रोम जे फ्रांस में। देख यहाँ की लिखल छे, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया गया। तो सबके अपन अपन विचारधारा छे ने। अभी कोई प्रधानमंत्री के विश्व गुरु माने छे और खुद नहीं पढ़ने छे। रोम छे फ्रांस में, हमरा से जितनी पूरा दृष्टिकोण कत से तू देख भी वहां पर तो वो इसकी बात छे। अभी तो हमरो सर्दी छे ने बद्रीनाथ वाला, अगर हम मास्टर गुरु माने छिए, खान सर के अपन आइडियल माने छिए, अब वो खान सर आदमी नहीं छिए, हमर आइडियल छिए। आइडियल मतलब एगो क्षेत्र भए अथी एगो भगवान भए गेलै भाई, वो आदमी छिए। पोप एगो आदमी रही, वो पोप रोम के शासक रही, पोप के दिल गेल रहे। अभी ये नेपाल में नेपाल का प्रधानमंत्री एक सिंगर है। तब क्या सिंगर है भाई, उस नेपाल का शासक है। सिंगर पहले था, अब वो शासक बन गया, वहाँ का देख रेख करने वाला भगवान बन गया। अब उनको जिसको मानना होगा भगवान भगवान मानेगा, जिसको दुश्मन मानेगा दुश्मन मानेगा, और जिसको एक अच्छे लीडरशिप तौर पर देखा जाएगा उसको लीडरशिप के तौर पर लगेगा। उसी तरह जब रोम को पिडमाउंट, सार्डिनिया पिडमाउंट का राजधानी बनाया, तो पोप इस बात से काफी ज्यादा नाराज हुए और यह मानने से इनकार कर दिया। बोला यहाँ पे कोई भी शासन व्यवस्था नहीं लागू होगा, लागू भी होगा तो हम मानवे नहीं करेंगे। यह अपना वेटिकन सिटी में खुद को बंद कर लिया। बोला हम इस शासन व्यवस्था को नहीं मानेंगे। अठारह सौ 70 और 71 ईस्वी के दौरान रूस और पर्सा के बीच युद्ध छिड़ गया। अब बगल में लड़ाई हो, अपना ही दुश्मन हो, तो कौन नहीं फायदा उठाएगा? अपना भाई भी पिडमाउंट के शासक, सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल, रोम को तो मिलाना चाहता था, लेकिन उस समय नहीं मिल पाया था। रोम को छोड़कर इन बाकी के इलाकों को अपने क्षेत्रों में मिला लिया, पिडमाउंट में विलय कर लिया जनमत संग्रह के द्वारा, लेकिन रोम नहीं हो पाया था उस समय। रोम को क्या छोड़ देगा? ऐसे ही छोड़ देगा? जब ये दोनों लड़ाई करिए रहा था तो इसको बीच में कूदना जरूरी था? नहीं, कूदना तो जरूरी नहीं था। ये दोनों लड़ रहा है, जिधर से फायदा होगा। अपना क्षेत्र तो रोम है, और रोम को ये रूस बचा पाएगा? उधर बचाएगा तो पर्सा से हार जाएगा, और पर्सा उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। अगर पर्सा से हारेगा तो इसका पूरा क्षेत्र ही चला जाएगा, इसका पूरा क्षेत्र ही चला जाएगा। उस समय क्या होता, कोई हारने के बाद उसका पूरा क्षेत्र ले लिया जाता था, या फिर कोई समझौता होता था, उस समझौता के तहत जो भी उनका निर्णय होता था जीते हुए राजा का, विजय प्राप्त किए हुए राजा का, तो उसको मानना पड़ता था हारे हुए राजा को। जीतने के लिए तो यह जी जान लगाएगा, और जी जान लगाएगा, रोम पर यह कमजोर पड़ जाएगा। रोम को यह सही से नहीं नियंत्रण कर पाएगा, पोप को सही से यह नहीं डायरेक्शन दे पाएगा, पोप को सही से यह पूरा से पूरा समर्थन नहीं देने के कारण पोप की सेना को हम कुचल सकते हैं। विक्टर इमैनुअल ने तुरंत जाकर रोम पर धावा बोल दिया
और रोम को अपने क्षेत्र पिडमाउंट में विलय कर लिया, मिला लिया। जब रोम को अपने क्षेत्र में मिलाया, ऐसे में तो फिर से तुम ले लोगे, हम अपना राजधानी ही बना देंगे। राजधानी बनाएंगे तो सब ले ये नहीं पाएगा कभी भी, मेरा राजधानी है, राजधानी से ही पूरा देश परिवर्तित हो जाता है। अभी ये अपना रूस ही है, रूस का राजधानी मॉस्को। मॉस्को कौन से महादेश में? यूरोप महादेश में। और रूस का अधिकांश भाग कौन सा महादेश में? एशिया महादेश में। लेकिन फिर भी उसको यूरोप महादेश मानते हैं, कैसे कि उसका राजधानी ही अलग है। राजधानी से ही पूरे देश का निर्माण होता है, वहीं से उसका हर चीज़ नियंत्रण किया जाता है। अपना दिल्ली है, दिल्ली से ही हर चीज़ नियंत्रण होता है। अगर दिल्ली पर आज का आज कोई कब्जा कर ले वो उसका हो जाए। लेकिन लोकतांत्रिक शासन में यह नियम नहीं है, आप किसी पर भी बेवजह की हमला नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, कोई ठोस रीजन होना चाहिए, तभी आप हमला कर सकते हैं। तो उसी तरह राजधानी बना दिया। अब राजधानी जो बनाया, पोप को बुरा लग गया। तुम राजधानी बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, हम उस व्यवस्था को लागू करने नहीं देंगे, उस व्यवस्था को मानवे नहीं करेंगे। पोप और विक्टर इमैनुअल के बीच एक नया नाम आया, मुसोलिनी। मुसोलिनी ने पोप के साथ एक समझौता किया और इस समझौता में पोप इस बात को स्वीकार किया, ठीक है आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं शासन, अपनी व्यवस्था लागू कर सकते हैं। और इस तरह 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से मेजिनी, गेरिबाल्डी, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, इन सभी का अथक प्रयास के चलते 1871 ईस्वी में पूर्ण रूप से इटली का एकीकरण हो पाया। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। और इस तरह 1871 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल संपूर्ण इटली का प्रथम शासक बना। नहीं, द्वितीय। हाँ, पूर्ण इटली के एकीकरण के समय किसे अपना शासक माना? विक्टर इमैनुअल। फास्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पहले देखें, पहले विक्टर पढ़ लीजिए, विक्टर में कोई दिक्कत भी है? पहले विक्टर पढ़ लीजिए, फिर आप इमे पढ़ लीजिए पहले, फिर आप नू पढ़ लीजिए, और फिर आप एल पढ़ लीजिए। इमेनु, 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 इमेनु एल, इमेनु एल। इमेनु में कोई तरह की दिक्कत, लास्ट में अपना एल लगा दीजिए। इमेनु एल, इमेनुअल, इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल इटली के प्रथम शासक, संपूर्ण इटली के प्रथम शासक कौन हुए? प्रथम शासक 1871 ईस्वी में जब इटली का पूर्ण एकीकरण हो गया तो वहां की जनता ने अपना राजा विक्टर इमैनुअल को चुना और यह प्रथम शासक थे इटली का। हाँ, इटली तो कई भागों में टूटा हुआ था ना, संपूर्ण इटली का एक राजा बन गया। क्या कहते? 1870 से 71 ईस्वी के बीच परसा और रूस के बीच युद्ध हुआ।
इस युद्ध के बीच विक्टर इमैनुअल जो थे सार्डिनिया पिटवाउन के शासक, इन्होंने रोम पर आक्रमण किया। रोम को हासिल करके अपना राजधानी बनाया। लेकिन इसके खिलाफ में रोम के जो पहले शासक थे पोप, यह इसके खिलाफ हुए। हम इस विचारधारा को नहीं मानेंगे, हम इस व्यवस्था को लागू नहीं करने देंगे, कर भी दीजिएगा तो हम इसको नहीं मानेंगे। तो इस विचारधारा को समझाने के लिए इसके बीच मुसोलिनी आए और इनसे समझौता करके पोप इस बात को स्वीकार किया कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप जीते हुए क्षेत्र को आप अपने हिसाब से कानून लागू कर सकते हैं, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। जब रोम मिल गया, अब तो पूरा क्षेत्र ही ना आ गया। तो इस तरह 1871 ईस्वी में पूर्ण रूप से इटली का एकीकरण हो गया। और इटली के एकीकरण होने के बाद यहाँ की जनता ने अपना पहला शासक चुना और वह था विक्टर इमैनुअल। या आपको घुमा भी सकता है कि इटली का जो एकीकरण हुआ, एकीकरण के बाद कौन शासक बना वहां का? विक्टर इमैनुअल। या फिर इटली का प्रथम शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल। अब विक्टर इमैनुअल में भी द्वितीय लगना चाहिए। हाँ, द्वितीय, प्रथम नहीं। विलियम प्रथम अलग, विलियम प्रथम ये अलग,